आज का हमारा क्वेश्चन थियोरेटिकल है या न्यूमेरिकल, या शायद इन सबसे अलग कॉन्सेप्चुअल कहा जाए इसको। ये जेई मेन लेवल क्वेश्चन है या जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल आज का मैंने अपना ये क्वेश्चन एक थोड़े से ऑफबीट टॉपिक से लिया है, जिसको बच्चे अक्सर ठीक से नहीं पढ़ते हैं या सुपरफिशियली पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी। The elastic limit and ultimate tensile strength for a steel is 2.48 into 10 raised to the power 8 Pascal and 4.89 into 10 raised to the power 8 Pascal respectively. दो चीजें दी गई है, elastic limit and ultimate tensile strength of steel. Steel wire of 10 meter length and 2 millimeter diameter is subjected to longitudinal tensile stress. 10 मीटर लंबे 2 मिलीमीटर डायमीटर वाले स्टील के वायर को आप खींच रहे हो। Young's modulus of steel is 2 into 10 to the power 11 Pascal. Pascal is Newton per square meter. Calculate the maximum extension that can be produced in the wire without permanently deforming it. Assume that, there is an assumption, assume that Hooke's law remains valid till the point the wire suffers permanent deformation. जब तक वायर परमानेंटली डिफॉर्म होने की कगार पे न पहुंच जाए, तब तक हुक्स लॉ को आप वैलिड ही मानिए और ये सोचकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको, अच्छा पहले तो आप खुद ही ट्राई कीजिए पॉज कर लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये निर्णय लेना है कि इलास्टिक लिमिट की इंपॉर्टेंस है या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। आइए समझ लेते हैं इसको। ये ग्राफ आप सभी लोगों ने देखा होगा, पर बहुत ध्यान से देखा होगा, इसमें मुझे डाउट है। ये एक मेटल वायर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अगर हम एक मेटल के वायर को लेकर उसको खींचते चले जाएं, उसकी लंबाई को बढ़ाते चले जाएं, उसमें स्ट्रेन को बढ़ाते चले जाएं, स्ट्रेन इज जस्ट फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको बढ़ाते चले जाएं, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग। शुरुआत में छोटे डिफॉर्मेशन के लिए हम देखते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये ग्राफ सीधी लाइन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये ग्राफ सीधी लाइन है। हम कहते हैं, इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। वी से दैट वायर इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। इनफैक्ट इस पॉइंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं। पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद भी अगर आप वायर की लंबाई को बढ़ाते रहे तो बियॉन्ड दैट ये ग्राफ सीधी लाइन, ये वाली लाइन नहीं रह जाती, वो एक कर्व जैसा हो गया। तो ए से बी के बीच में या ए के आगे कहीं भी हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एक्चुअली, ठीक है। बट अप टू बी, अप टू पॉइंट बी वायर इलास्टिक है। इसका मीनिंग है कि लोड हटा लीजिए, वायर 100% अपने ओरिजिनल लेंथ में चला जाएगा ना। ओ से बी तक के बीच में आप कहीं भी पूरी तरह से फोर्स हटा लीजिए, वायर 100% ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। पॉइंट बी को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यहाँ जो स्ट्रेस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इलास्टिक लिमिट इज 2.48 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसका मीनिंग, इसके बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेस देते हो, इसके बियॉन्ड अगर स्ट्रेस देते हो तो फिर वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। आप यहाँ पहुंचे हो, अब आपने लोड हटा लिया, वायर अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेगा, पर 100% अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ उसकी लंबाई बढ़ जाएगी परमानेंटली। तो अगर आप पॉइंट बी के आगे निकल गए तो परमानेंट डिफॉर्मेशन। पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस है उसको हम इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं। एक्चुअली पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ऐसा करते गए आप अभी भी स्ट्रेन बढ़ाते जा रहे हो, लंबाई बढ़ाते जा रहे हो। एक पॉइंट आता है जिसके बाद अब आप लोड को थोड़ा कम भी कर दो ना, तो वायर की लंबाई बढ़ती ही चली जाती है। मटेरियल बिगिंस टू फ्लो, मटेरियल बहने लगा, और वो काफ़ी दूर तक अगर बहता रहे टूटने के पहले तो हम उससे वायर बना सकते हैं। वैसे मटेरियल को डक्टाइल कहते हैं। इस पे बेस्ड ऐसे ही ग्राफ बना के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है, ठीक से ढूंढ के पढ़ लेना। बहरहाल ये जो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड लोड कम करने से भी मटेरियल की लंबाई बढ़ती रहती है, जिसके बाद मटेरियल फ्लो करने लगता है, इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ये जो स्ट्रेस है, इसके बियॉन्ड अगर किसी मटेरियल को सब्जेक्ट कर दिया तो एक तरह से टूट गया। दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद मटेरियल में नेकिंग होने लगती है, मतलब जो स्टील का वायर है वो कुछ ऐसा होने लगेगा, ऐसा नेक बनने लगेगा और टूट जाएगा।
आप अगर खींचते चले गए तो, थोड़ा भी लोड रहा तो ये जो पॉइंट है ये है आपका इलास्टिक लिमिट। और हमारे क्वेश्चन का जवाब इसी पर निर्भर करता है। कहा गया है कि कितना डिफॉर्मेशन आप कर सकते हैं वायर में जिससे कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए। एक क्वेश्चन था ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सटेंशन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द वायर विदाउट परमानेंटली डिफॉर्मिंग इट। और नीचे एक क्लॉज लिख दिया गया है कि जब तक वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन बी के आगे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप मान लो कि हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस लिखा जा सकता है। तो यहाँ के लिए आपको स्ट्रेस पता है, स्ट्रेस टेक स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस गिवन है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस पता है या बाई पता है तो स्ट्रेन पता चल गया, स्ट्रेन पता चल गया तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू स्ट्रेन लिखने से आपको चेंज इन लेंथ पता चल गया। तो ये सब कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लिख के बताइए किस लेवल का क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चर्चा, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।